हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जो हमारी क्लासेस चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के क्लासेज हैं, जिसमें अभी तक जो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं उसमें से जो यूनिट कंप्लीट हो गई वो 7 यूनिट हमारी हो चुकी। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं 8वीं यूनिट, जो हमारी वाद्यों को लेकर के है। और इस 8वीं यूनिट के अंदर आज हमारा पहला लेक्चर हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि 4 कैटेगरीज के जो वाद्य हैं वो कौन कौन से प्रकार के वाद्य होते हैं, कौन से वाद्य किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जो चीज़ सिलेबस में दी गई है वो चीज़ हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर के उसके बाद मध्यकाल और आधुनिक काल तक का जो टाइम पीरियड था उसमें वाद्यों का वर्गीकरण किस तरह से हुआ, विकास किस तरह से हुआ, ठीक है, उनकी उत्पत्ति के बारे में, और किस किस कैटेगरी के वाद्य उस टाइम पे प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये सब चीज़ों का जो वर्णन है आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अभी जो क्लासेस चल रही है नेट जेआरएफ को लेकर के, ये क्लासेस अगर कंप्लीट नहीं की है या जो लेट आए हैं तो उन लोगों के लिए मैं 10 जुलाई से और 10 अगस्त तक के लिए यानी 1 महीने का मैंने क्रैश कोर्स रखा हुआ है। वो अभी स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया उसे। तो आप लोग भी जो नहीं कर पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का ग्रुप का, आप उसमें ऐड हो जाइएगा और वहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, आपको डिटेल्स वगैरह सारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और क्लासेस लेने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारा एनवीएस और प्लस में हमारा जो यूपी में जो अभी वैकेंसीज निकली है टीजीटी म्यूजिक टीचर को लेकर के, उसका भी हम बैच लगभग स्टार्ट कर चुके हैं। जो लेट हो रहे हैं उनका नुकसान होगा, तो आप जिन लोगों ने नहीं किया है अगर करना चाहते हैं तो आप जल्दी से इसमें जुड़िएगा और हमसे संपर्क करें, ताकि आप लोग रेगुलर जो क्लासेस चल रही हैं उसमें उसको अटेंड कर पाए और साथ में जो भी टॉपिक आपके पीछे हो चुके हैं वो जल्दी से कवर कर पाए। तो ये 2 चीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, इनको आप ध्यान में रखना। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज जो हमारी 8वीं यूनिट का जो पहला लेक्चर होने वाला है वाद्यों को लेकर के, तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास आज ये होने वाली है। काफ़ी अच्छी नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लगभग आप लोगों के 90 या 95% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन आज कुछ नया हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। तो चलिए हम वापस से चलते हैं अपने फिर एक बार प्राचीन काल के टाइम पीरियड पे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी 8वीं यूनिट है भारतीय संगीत वाद्य एवं इसका वर्गीकरण। तो आज का जो लेक्चर हो रहा है उसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में भारतीय संगीत वाद्यों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। और बाकी की जो क्लास है वो सभी अगले लेक्चर्स में होंगी, और कितने लेक्चर में कंप्लीट होगी आगे चल के देखेंगे हम लोग। तो आज का जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम ये पहला पॉइंट ही कवर करेंगे। तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है ये क्लास लेकर के। तो चलते हैं अपने वापस से इतिहास के ऊपर। तो भारतीय संगीत वाद्य, जिसमें क्या कि वाद्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है वादनीय या बजाने योग्य। तो संगीत दर्पण के लेखक कौन थे? दामोदर पंडित। इनके अनुसार संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। प्रागैतिहासिक काल से ही संगीत का प्रचलन रहा। उस समय का मानव असंस्कृत तथा असभ्य था, परंतु उसे संगीत व नृत्य से बहुत प्रेम था। प्रागैतिहासिक मानव वीणा वाद्य में तंत्री के लिए ताड़ की पत्तियों के रेशे, घास तथा जानवरों की आंतों का प्रयोग करता था। वाद्यों के विकास के क्रम में विचारकों का मानना है कि पहले ताल वाद्य, फिर तत्वाद्य के रूप में तीर कमान और फिर सुशीर वाद्य का आविष्कार सबसे अंत में हुआ। तो सबसे पहले कौन से वाद्य का आविष्कार माना जाता है? ताल वाद्य का, फिर तत् और फिर लास्ट में सुशीर।
तो आगे इसमें देखते हैं कि J.F. रोबोयम ने वाद्यों के क्रमिक विकास में तत्वाद्यों को सबसे प्राचीन माना इन्होंने, और सुशीर वाद्य को उसके पश्चात के वाद्यों के विकास की अंतिम प्रक्रिया के रूप में लिया है। तो पुरातत्व विज्ञान की खुदाइयों से प्रदर्शित होता है कि सुदूर 5000 आज से, मतलब कि सुदूर का मतलब हो कि आज के टाइम से 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य बांसुरी, वीणा तथा विभिन्न प्रकार के ड्रम बजाने की कला से परिचित था। प्रारंभिक के तत्व वाद्य तथा ड्रम जैसे वाद्य के चिन्ह सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। प्राचीन सभ्यता के कुछ चित्रों में चित्रलेख तत्व वाद्य की अविकसित अवस्था का प्रतिनिधित्व करते मिलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आगे चल के, सबसे पहले हमारा आता है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में क्या बताया गया है कि भारतीय वैदिक काल से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के काल में वीणा, ड्रम तथा मंजीरे के चित्र मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के पहाड़ों की खोज में मिले हैं। पत्थर तथा हड्डी की बनी हुई वीणा रोपड़ की खुदाई से प्राप्त होती है। वैदिक काल में साम गायन के साथ वाद्यों का भी प्रयोग होता रहा है। साक्ष्यों से पता चलता है कि उद्गाता के गायन के समय उनकी पत्नियां विभिन्न प्रकार की वीणाओं का वादन किया करती थी। वैदिक वचन के आधार पर प्रमाणित होता है कि यज्ञांत ज्ञान अर्थात सामगान में संगत के लिए वीणा का उपयोग किया जाता था। अब आप लोगों को मोहनजोदारो के बारे में कभी पढ़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी उसके बारे में कभी पढ़ा है, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है? तो चलिए आज इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, और इसको हम रिलेट करते हुए चलते हैं संगीत से। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार हम हिस्ट्री में वापस से चलते हैं पीछे। तो ये चीज क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये किस जगह पे है, किस लोकेशन के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये क्यों हुआ था वो भी मैं साथ में आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ, फिर एक बार से वापस ये चीज हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारा गूगल मैप। मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ। ये हमारा राजस्थान का लास्ट पार्ट आता है, यहाँ पे है हमारा लास्ट स्टेट, ये जैसलमेर है हमारा, ठीक है, ये जैसलमेर पड़ता है लास्ट। इसके बाद में ये बॉर्डर, इसके बाद यहाँ से शुरू हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लरखना जो है इसके पास में पड़ता है मेरा मोहनजोदारो, ये जगह है यहाँ पे। ये किसी टाइम में आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है कि पूरा शहर हुआ करता था। तो अचानक ये जो साइड में जा रही है सिंधु घाटी नदी, इसमें इतना भयंकर बाढ़ आई थी, इतना ज्यादा पानी इसके अंदर आ गया था कि पूरे के पूरे शहर जो हैं वो इसके अंदर दब के खत्म हो गए थे, मिट्टी के नीचे दब के। तो ये हमारा मोहनजोदारो था। तो इसके मैं थोड़ा सा नजदीक करके दिखा देता हूँ इन चीजों को। ये देखो, ये खुदाई करने के बाद इनको साफ करके ये चीजें पता चली कि यहाँ पे सब पहले ऐसा कुछ था। तो जगह जगह पे ये पूरे शहर के शहर दबे हुए थे यहाँ पे। ये प्राचीन टाइम की बात है, आज से लगभग 2500 साल पहले की बातें है यहाँ पे जो बताई गई है। तो ये जो पूरा एरिया है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो सिंधु नदी जो है इसमें पानी का भाव इतना ज्यादा आया था कि सारे शहर खत्म हो गए थे डूब करके। तो ये हमारा मोहनजोदारो, और इसी के साथ में ये वापस से एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये मोहनजोदारो हो गया हमारा। उसके बाद हम चलते हैं हमारा ये राजस्थान पंजाब बॉर्डर आ गया, श्री गंगानगर। इसी के पास में यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये हमारी हड़प्पा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हड़प्पा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे भी चीजें सारी वही हुई थी जो वहां पे हुई थी।
सारी चीजें जैसे मिट्टी के अंदर दब गई थी प्राचीन टाइम में, लेकिन खुदाई के समय भी ऐसे काफी सारी चीजें निकली है। संगीत को लेकर के अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसी को लेकर के फोकस रख के ये चीजें पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें मिली है। तो वापस से अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आप एक बार फिर से इसको एक बार रीड आउट करते हैं कि भारतीय वैदिक काल से पूर्व भारतीय वैदिक काल से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के काल में वीणा, ड्रम तथा मंजीरे के जो चित्र हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के पहाड़ों की खोज में मिले हैं। पत्थर तथा हड्डी की बनी हुई वीणा रोपड़ की खुदाई से प्राप्त होती है। वैदिक काल में साम गायन के साथ साथ वाद्यों का भी प्रयोग होता रहा है। अब इसमें मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक आई ना कि हड्डी की बनी हुई वीणा, हड्डी की बनी हुई जो फ्लूट होता है, बांसुरी, वो ये एक बार उसका मैप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो मोहनजोदारो का जो मैप था, ये हमारी यहाँ सिंधु नदी है और ये पूरे शहर यहाँ पे बसा हुआ था सिंधु नदी के पास में। ठीक है, तो काफी बहुत बड़ा शहर था ये। तो पूरा ये खत्म हो गया था बाढ़ की वजह से। तो इसी के साथ में ये जो आप बोन फ्लूट देख रहे हैं, तो प्राचीन टाइम में हड्डियों की जो है ये बनाते थे, इसमें छिद्र करके। तो बजाने के लिए जो सुशीर वाद्यों के अंतर्गत जो चीज आती है, जो वाद्य की जो कैटेगरी है सुशीर वाद्य, उसी में ये खुदाई के टाइम पे चीज वहीं पे मिली हुई है कि हड्डियों के अंदर छेद करके वो वाद्य इस तरह के बनाया करते थे। तो इसमें क्या दिया है कि पत्थर या हड्डी की बनी हुई वीणा हो गई, या फिर अभी मैंने फ्लूट का एग्जांपल आप लोगों को दिखाया, तो खुदाई में प्राप्त होती है। वैदिक काल में साम गायन के साथ वाद्यों का भी प्रयोग होता रहा है। साक्ष्यों से पता चलता है कि उद्गाता के गायन के समय उनकी पत्नियां विभिन्न प्रकार की वीणाओं का वादन किया करती थी। वैदिक वचन के आधार पर प्रमाणित होता है कि ये ज्ञात अथवा सामगान में संगत के लिए वीणा का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पे कुछ एक फोटोग्राफ और है, आप ये देखिए। ये फोटोग्राफ मेरी खुद की क्लिक की हुई है अपने फोन से। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कहाँ की है। राजस्थान में जो सीकर है वहां पे हर्ष पर्वत है। ठीक है, तो हर्ष पर्वत के ऊपर एक शिव जी का मंदिर था, जो आज से लगभग आज के टाइम से अगर मैं बात करता हूँ तो 1049 साल पहले के टाइम पीरियड का बना हुआ मंदिर था। लेकिन जब 1739 में औरंगजेब जब आया यहाँ पे इंडिया में, हिंदुस्तान में, तो उसने क्या किया है कि उसकी नजर इस मंदिर के ऊपर पड़ी और उसने इस पूरे मंदिर को खत्म करके रख दिया। वो काफी विशाल मंदिर था एक। आप कभी जाना हो आप लोगों का उधर सीकर के साइड में, तो आप देखना, अच्छा घूमने की जगह है और अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये फोटोग्राफ मैंने खुद वहां पे क्लिक की अपने फोन से। तो देखो यहाँ पे ये क्या नाम है, अवनद वाद्य बजा रहे हैं, ये तत्वाद्य यहाँ पे बजा रहे हैं। तो सारी चीज और भी काफी सारी इसमें थी, लेकिन एक दो फोटोग्राफ ही मैंने यहाँ पे लगाई है, ज्यादा ना लगा करके। कि ये देखिए तत्वाद्य बजा रहे हैं, ये मंजीरा टाइप का कुछ बजा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह के जो फोटोग्राफ थे वहां पे देखने को मिलते हैं या मिले मेरे को। आप लोग भी जाइए कभी देखना इन चीजों को। तो ये आज से 1000 या 50 साल पहले की जब बातें हैं, तो उस समय ये चीजें थी। तो इसका मतलब क्या है कि साक्ष्य तो हमें प्राप्त होते हैं इस चीज के। तो इसमें आगे क्या बताया गया है कि वाद्य विद्वान डॉक्टर प्रांजपे के अनुसार ऋग्वेद में विभिन्न वाद्य यंत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे धुंधुविमान, नाली, करकरी, गोधा, पिंग और आदाही। तो वैदिक काल में तंतु वाद्य के लिए, तंतु मतलब कि तत्वाद्य के लिए वीणा शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी जो तत्वाद्य जो भी होते थे वैदिक काल टाइम पीरियड के अंदर, उन सभी तत्वाद्यों को क्या बोला जाता था कि वीणा। इसलिए वीणाओं के इतने प्रकार मिलते हैं कि अलग अलग टाइप की वीणाएं, 15, 20, 30 टाइप की वीणाएं आप लोग जैसे पढ़ोगे हिस्ट्री में तो आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो वो वीणाएं का मतलब ये नहीं था कि एक पर्टिकुलर एक वीणा थी, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया दूसरी वीणा बनेगी, नहीं। मतलब कि जो तंतु वाद्य होते थे, जो तार वाले जो वाद्य होते थे, उनको क्या संज्ञा दी गई वैदिक काल में, उन वाद्यों को वीणा की संज्ञा दी गई। तो जिसमें अघाटी, घाटलिका, कांड वीणा, पिछोला, ताल्लुक वीणा, गोधा वीणा,
का भी शीशनी है ना आदि का नाम हमें प्राप्त होता है या इनका उल्लेख मिलता है। इन जो भी वीणाएं हैं लगभग 10 15 20 वीणाएं मेन जो इम्पोर्टेंट है जिनके तारों की संख्या हमें प्राप्त होती है वो मैं अगले लेक्चर में कवर करवाऊंगा आप लोगों को। अभी सिर्फ हम इतिहास की थोड़ी सी चीजें देखते हैं। जिसमें बताया कि वाल्मीकि रामायण के समय में प्रचलित विभिन्न वाद्यों का अध्ययन जनमानस की संगीत संबंधी रुचि को दर्शाता है। वाल्मीकि ने रावण के अंतपुर की संगीत सामग्री का विवरण देते हुए विभिन्न वाद्यों जैसे वीणा, विपंची, मृदंग, मटक, पटह, पणाव, रिंडिम तथा आदंबर आदि का उल्लेख किया है। रामायण काल में गाने के साथ वीणा भी बजाई जाती थी। तो महाभारत काल में गीत वादन तथा नृत्य का प्रयोग जन सामान्य के जनजीवन के अभिन्न अंग के रूप में होता रहा है। तो गायन के साथ वीणादि वाद्यों का वादन होता था। वादित्र के अंतर्गत तत्, वितत, घन और सुशीर वाद्यों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख पाया जाता है। तो ये 4 कैटेगरी जो उस टाइम पे थी महाभारत टाइम पीरियड में, तत्, वितत, घन और सुशीर। ठीक है। तो उसके बाद में आगे इसमें दिया हुआ है कि यज्ञादि समारोह में गायन के साथ सदैव वीणा का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार देखने पर पता चलता है कि वीणा वाद्य की संगति धार्मिक तथा लौकिक दोनों पर होती है। व्यास के द्वारा भी लगातार वीणा का उल्लेख मिलता है जो इस ओर संकेत करता है कि वाद्यों में यह प्रमुख थी। तो प्राचीन युग का जो समय है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ईस्वी पूर्व लिख दिया है, यानी टाइम पीरियड जो मैंने बताया था कि जैसे कि इसको मैं इस तरह से ले सकता हूँ कि ये 0 हो गया हमारा, ये आज से ये 1000 हो गया और ये 2000 हो गया। ठीक है। और आज कौन सा टाइम चल रहा है मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 2022। तो ऐसे ही अगर हम, और ये 0 टाइम पीरियड था ये, उसके बाद से अगर जैसे हम चलते हैं तो इधर आते तो ईसा नहीं, खाली पूर्व लगाएंगे यानी ईस्वी ना। इधर आएंगे तो हम ईस्वी लगाते हैं, शब्द की जो डिजिट होती है हमारी टाइम पीरियड को अगर डिनोट करते हैं तो ईस्वी। लेकिन इस 0 से उधर की तरफ चलेंगे तो हम ईसा पूर्व लगाते हैं। ठीक है। यानी ईसा का जन्म जो है वो 0 पे माना जाता है, तो इससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे ईसा पूर्व लिख देते हैं। तो मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 और यहाँ लिख देता हूँ मान लो 2000। तो आज का जो टाइम 2020 चल रहा है, इसको एक बार 22 साल पीछे चलते हैं तो हमारा 2000 का जो टाइम पीरियड है, इससे अगर हम 0 तक जाएंगे तो 2000 साल ये हो गई। ठीक है। और इससे भी 1000 साल और पहले चलेंगे तो ये टाइम पीरियड, तो यहाँ का टाइम पीरियड से लेकर के और लगभग ये हमारा 1000 हो गया। तो 1000 के पास में यहाँ पे 800 आ जाता है एक तरीके से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम पीरियड है वो हमारा कौन सा आ गया, प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 1000 तो ये हो गया और 800 ये हो गया, तो लगभग कितना हो गया ये 1800 साल का जो टाइम पीरियड था वो हमारा प्राचीन टाइम पीरियड माना जाता है। तो प्राचीन युग का समय 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी के मध्य माना गया है। भरत मुनि ने इस समय जिन तंत्र वाद्यों का उल्लेख किया है उनमें सर्वप्रथम वीणा है। वीणा के 2 अंग संज्ञक वीणाएं विपंची और चित्रा है। प्रत्यंग वीणाएं कचप्पी और घोषिका है। ये वीणा इन्होंने बताई है। इन सभी वीणाओं के बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर कि कौन कौन सी वीणा है और इस वीणा का जो है कितने इसमें तार होते थे और ये किसकी वीणा है। जैसे भरत की अपनी खुद की वीणा थी, मतंग की थी, है ना। ऐसे ग्रंथकारों की भी अपनी खुद की वीणाएं रही हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी अगर आप लोगों की वीणाओं की चीजें पढ़ के अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे इसमें दिया है कि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इस बात की पुष्टि की है कि उस युग में वीणा एक मुख्य तंत्री वाद्य था और विपंची आदि उसके सहयोगी वाद्य थे। तो अष्टाध्यायी में वीणा का ही उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने भी तंत्री वाद्यों को केवल विधा का मान दिया है। अब उसके बाद हमारा शुरू होता है मध्यकाल। इसमें वाद्यों के बारे में क्या बताया गया कि भारतीय इतिहास के काल निर्धारकों ने 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था हमारा, तो वही आ गया 800 से 1800, यानी ये 1000 साल का जो टाइम पीरियड था वो हमारा मध्यकाल माना जाता है ना। 800 से 1800 तक हम आएंगे तो 1000 साल हो जाती है, तो वो टाइम पीरियड हमारा कौन सा हो जाता है, मध्यकाल। तो इस
काल तक की अवधि को क्या माना जाता है? मध्यकाल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पतंजलि का महाभाष्य तथा सुबंधु की वासवदत्ता आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि इस समय में प्रमुख तंत्री वाद्य वीणा ही थी। तो इनके टाइम पीरियड में भी वीणा मुख्य वाद्य था। इस समय विद्वानों ने परिवादिनी को छोड़कर किसी अन्य वाद्य का उल्लेख नहीं किया है। तो परिवादिनी की भी चर्चा करेंगे, इसमें कितने स्ट्रिंग्स होती है या कितने तार होते हैं, आगे चल के देखेंगे चीज भी हम। इसमें क्या दिया है आगे कि अमरकोश के नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधी जिन शब्दों का लिंगानुशासन दिया है वे केवल गंधर्व से संबंध रखते हैं। उनमें उल्लेखित शब्दों में तंत्री वाद्यों के अंतर्गत केवल वीणा, वल्लकी, विपंची और परिवादिनी का उल्लेख मिलता है। टीकाकार महेश्वर के अनुसार वीणा, वल्लकी और विपंची ये तीन नाम वीणा के हैं। क्लियर? तथा 7 तार वाली वीणा परिवादिनी है। तो अब यहां से एक चीज आपको पता चल गई होगी कि परिवादिनी वीणा के अंदर कितने तार होते हैं? 7। आगे चल के पढ़ेंगे अगली क्लास में वीणाओं के बारे में। तो भारतीय संगीत के इतिहास में मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम पूर्व मध्यकाल और द्वितीय उत्तर मध्यकाल। तो मध्यकाल जो टाइम पीरियड था हमारा, ये कंप्लीट में जैसे मध्यकाल मान लेता हूं, इसमें ये बीच का भाग हो गया, तो ये हमारा पूर्व का भाग और ये हमारा उत्तर का भाग। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है कि प्रथम भाग जो है पूर्व मध्यकाल, ये वाला एरिया, ठीक है, और द्वितीय भाग यानी दूसरा भाग क्या था? उत्तर मध्यकाल। तो ये हमारा उत्तर भाग हो गया। तो पूर्व भाग और उत्तर भाग, तो ये हमारा मध्यकाल था कंप्लीट। तो पूर्व मध्यकाल की अवधि में यानी ये वाला जो पार्ट है, इसमें मतंग, सुधा कलश, नान्यदेव, सोमेश्वर, हरिपाल, सोमराज देव तथा शारंगदेव इत्यादि संगीत शास्त्र ग्रंथकारों की गणना उत्तर मध्यकाल में की जाती है। ठीक है, तो पूर्व काल में कौन कौन से थे? मतंग, सुधा कलश, ये सब कौन कौन से? मतंग, सुधा कलश, नान्यदेव, सोमेश्वर, हरिपाल, सोमराज देव, ये हमारे पूर्व मध्यकाल के अंदर थे। और उत्तर मध्यकाल में कौन थे? शारंगदेव आदि जो थे, उनके बाद के ग्रंथकार जो भी हुए वो उत्तर मध्यकाल में माने जाते हैं। तो उसके बाद हमारा लास्ट आता है आधुनिक काल। इसमें बताया गया कि 1800 ईस्वी जो थी उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति तक का काल आधुनिक काल का ही है। इस काल में वीणाएं अपने कुछ विकसित प्रकारों सहित प्रचलित बनी रही। वैदिक काल से लेकर भारत के समय तक वाद्यों का कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं था। सर्वप्रथम भरत के द्वारा 4 प्रकार के वाद्यों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में वर्गीकृत किया गया है। इसमें तत् को तंत्री वाद्य, अवनद को पुष्कर, घन को ताल वाद्य तथा सुशीर को वंशी वाद्य बताया गया है। अब ये पुष्कर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि पुष्कर वाद्य कौन से होते हैं? अवनद वाद्य। ठीक है, ये अवनद वाद्य को पुष्कर वाद्य कहा जाता है। तो इन सभी कालों को आधार मानते हुए भारतीय संगीत के वाद्यों को हम मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वाद्य यंत्रों का यह वर्गीकरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से चला आ रहा है। क्लियर? अगर पूछ ले कि सबसे पहले जो वाद्यों की जो वर्गीकरण हुआ था 4, तो वो किसके टाइम पीरियड में हुआ या किसने किया? तो क्या करेंगे आप? भरत मुनि। अब वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया कि भारतीय संगीत में वाद्यों की उत्पत्ति भी गायन की तरह ही प्राचीन मानी जाती है, जिसका ठीक समय निर्धारण संभव नहीं है। अतः भारतीय संगीत वाद्यों का प्रयोग गायन के साथ साथ ही हुआ, ऐसा माना जाता है। गायन के साथ वादन की क्रिया भी प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। प्राचीन ग्रंथों में तथा अन्य स्रोतों से जो भी सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि संगीत में वाद्यों का प्रयोग भी प्राचीन है। अब प्राचीन की भी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा दिया था। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, मोहनजोदारो थे ना, तो ये प्राचीन टाइम की बातें हैं, आज से 2500 साल पहले, काफी पुरानी चीजें हैं। तो 2500 साल पहले की अगर मैं बात करूं, इसको दूसरे तरीके में लिखना चाहूं, तो आज से 2500 साल पहले, तो अभी हमारी सदी चल रही है 2000, ठीक है, 2022। अभी मैं 2000 मान के चलता हूं, तो 2500 में 2000 कम किया तो हमारे पास बचते हैं 500। ठीक है, तो यानी इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व। क्लियर? तो इसमें आगे क्या बताया गया है कि संगीत स्वाभाविक है, जिसमें मानव अपने मनोभावों को, इच्छाओं आदि को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता होगा, चाहे वह फिर इशारे से हो या अपने चेहरे के भावों से।
कालांतर में वह कंठ से आवाज निकालकर या अपने आसपास की वस्तु को पीटकर अपने भावों को व्यक्त करने लगा हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही जो विचार में आता होगा वह उसे व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, फिर चाहे वह ध्वनि कंठ की हो या किसी अन्य वस्तु के आघात द्वारा उत्पन्न हो। इन ध्वनियों को प्रयोग में लाने के फलस्वरूप ही कंठ स्वर तथा अन्य वस्तुओं के स्वर का महत्व अस्तित्व में आया होगा। ये प्राचीन टाइम की बातें चल रही है कि उन्होंने गाना कैसे सीखा होगा, स्टार्टिंग में वाद्यों की ध्वनियां निकालनी कैसे सीखी होंगी, है ना, वाद्य की उन्होंने कैसे दिमाग में आया होगा कि वाद्य भी कोई चीज हो सकती है, इसके ऊपर संगीत निकल सकता है, ये सब चीजें उनके दिमाग में कैसे आई होगी। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो उसके वर्णन में यह बताया गया है कि जीवन यात्रा के निरंतर विकास से कंठ स्वर के साथ साथ वाद्यों की ध्वनि भी प्रयुक्त हुई होगी। आज जो अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र उनकी उत्पत्ति या विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के कारण हुई और सभ्यता के साथ जो वाद्य यंत्र विकसित हुए उनके कारण हुई है। वाद्य यंत्रों के आकार, प्रकार तथा बनावट के आधार या उससे निकलने वाली ध्वनियों के आधार पर वाद्यों को अलग अलग वर्गों में रख सकते हैं। वाद्य शब्द की रचना जो है वद धातु से हुई है, अर्थात वद का मतलब होता है वाणी। तो साधारणतः वाणी के अतिरिक्त संदेश देना अथवा ध्यान आकृष्ट करने के लिए वाद्यों का प्रयोग करना आरंभ किया होगा। इस समय में ढोल, शंख, नगाड़े आदि का प्रयोग कंठ या वाणी के स्थान पर होने लगा। उसके बाद भारत में प्राचीन काल से ही संगीत में उपयोग हेतु अलग अलग वाद्यों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्राचीन काल में भगवान शिव का डमरू, सरस्वती जी की वीणा, कृष्ण जी की मुरली, नारद जी की वीणा आदि का प्रचुर मात्रा में वर्णन हमें प्राप्त होता है। वाद्यों की उत्पत्ति के संबंध में कई प्राचीन धार्मिक कथाएं व लोक कथाएं भी प्रचलित है। एक लोक गाथा के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित 10 कल्प वृक्षों में से एक चतुर्भाग द्वारा ही मनुष्य को 4 प्रकार के वाद्य दिए गए। इन कल्प वृक्ष की एक कहानी भी मैंने आपको पूरी बताई थी, समुद्र मंथन वाली एक बात जब हुई थी। ये टॉपिक हमारा हुआ था आई थिंक सेकंड यूनिट जो थी लोक संगीत को लेके। तो उसमें जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर ये चीजें मैंने बताई थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप वहां जाकर के चीज देख सकते हैं। तो इसमें आगे बताया गया है हमारे प्राचीन वाद्य यंत्रों का निर्माण वह नाम किसी न किसी देवता से अवश्य जुड़ा हुआ है। एक धार्मिक कथानुसार दक्ष यज्ञ विध्वंस के कारण उत्पन्न शिव के क्रोध की शांति के लिए स्वाति, नारद आदि ऋषियों द्वारा वाद्यों का निर्माण किया गया। एक अन्य धार्मिक कथानुसार शिव के नृत्य त्रिपुरासुर विजय पर इस नृत्य के साथ संगत के लिए जिस अवनद वाद्य का निर्माण ब्रह्मा द्वारा किया गया उसे मर्दंग कहा गया। इसी तरह अन्य वाद्य भी देवी देवताओं से संबंधित माने गए हैं। प्राचीन काल से सभी वाद्य यंत्र देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की देन है। एक मान्यतानुसार तत्व वाद्य देवताओं से, सुशीर वाद्य गंधर्वों से और अवनद वाद्य राक्षसों से तथा घन वाद्य किन्नरों से संबंधित माने गए हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट आ जाती है, आप इनको ध्यान कर लेना और नोट्स में लिख लेना इन चीजों को। आगे इसमें बताया गया है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में वाद्य का अलग अलग प्रकार से वर्णन हमें प्राप्त होता है तथा संगीत यंत्रों के पर्याय के रूप में हमें वाद्य, वादित्र व अतोग का उल्लेख प्राप्त होता है। भारतीय संगीत के मूल तत्व में वाद्य वादन कला पूर्ण रूप से परिलक्षित होती है, अर्थात हमारे वाद्यों में कंठ संगीत की तरह शास्त्रीय संगीत के सभी गूढ़ तत्वों का समावेश है। क्योंकि कंठ एक ऐसा यंत्र है जो ईश्वर निर्मित है, वाद्य जो है वो हमारा किसके द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा। तो पंच महावाद्यानी शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो पंच महावाद्यानी में क्या होता है कि पंच यानी 5 वाद्य होते हैं, जिसमें से 4 तो हमारे हो गए तत्, अवनद, घन, सुशीर, ये मानव के द्वारा निर्मित है और प्लस में एक जो हमारा बच गया तो वो कौन सा है, कंठ। ठीक है, ये कंठ, और ये किसके द्वारा निर्मित होता है, ईश्वर के द्वारा। तो अतः कहा जा सकता है कि वाद्यों की उत्पत्ति प्राचीन काल में हो चुकी होगी, जहां से नरसंगीत यंत्र या कंठ का प्रयोग संगीत में हुआ, वहीं से वाद्यों की उत्पत्ति मानी जा सकती है। पाश्चात्य विद्वान फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जब आवश्यकता महसूस हुई होगी
तब स्वयं उसने उत्पत्ति की होगी। कालांतर में यानी आज के टाइम में देखते हैं इन वाद्यों का आधार मानकर आवश्यकता अनुसार नए वाद्यों का विकास हुआ। तो वाद्य यंत्रों का विकास, अब एक नजर इनके पर भी मार लेते हैं कि वाद्य यंत्र जो थे उनका विकास किस तरह से हुआ। तो प्राचीन काल से ही वाद्यों का जो प्रयोग है वो संगीत की गायन व नृत्य विधा से परिपूर्ण करने में सक्षम है। गायन व नृत्य की सफलता में वाद्यों की अत्यावश्यकता सहकर्मिता रहती है। विद्वान संगीतज्ञों ने वाद्यों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्राचीन तत्व वाद्यों, सुशीर वाद्यों, घन वाद्यों की संरचना को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया ताकि गायन व नृत्य को और अधिक परिमाणित व परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया जा सके। संगीत का प्रचार प्रसार अधिक होने पर वाद्यों की संख्या व क्षमता निरंतर बढ़ती गई है। प्राचीन वाद्य रुद्र वीणा जो शिव द्वारा निर्मित मानी गई है, इसका विकास हुआ और तत्वाद्यों में कई प्रकार जैसे विचित्र वीणा, अन्य वीणा से निर्मित सुरबहार, सितार, सरोद, मोहन वीणा आदि प्रचलन में है। इसी प्रकार सुशीर वाद्यों में बांसुरी, शहनाई, नादेश्वरम यानी नागस्वरम आदि वाद्य है और अवनद वाद्यों में मृदंग, पखावज, तबला, नगाड़ा आदि वाद्य तथा घन वाद्यों में ये सब देखने या सुनने को मिलते हैं। तो वाद्य यंत्रों के विकास के साथ ही इनकी वादन शैली और इनके तौर तरीके या इनकी बनावट में भी विकास हुआ। ठीक है, तो जो वाद्य बनावट में बजाने में उनका अभाव हो रहा है, उनके स्थान पर परिवर्तित नए वाद्य को प्रचलन में लाया गया ना। पहले जो वाद्य देखते हैं उनकी बनावट और उनके बजाने का जो तरीका है वो अलग था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अगर बात करते हैं कि इसमें परिवर्तन करके नए वाद्य बनाए गए, उसमें चेंजमेंट किया गया। जैसे पहले एक तार की वीणा चलती थी, ठीक है, उसके बाद 2 तारों की बनाई, फिर 3 की हुई, फिर 4 की हुई, फिर 5 की, ऐसे अलग अलग वाद्य उसमें बनते चले गए। उनके जो स्ट्रक्चर था, डिजाइन था, उसमें भी चेंज होता चला गया, है ना। तो फिर उसके बाद में वो लकड़ियों की जैसे बनती थी, उसके बाद में धातुओं की बनने लग गई। तो अलग अलग तरह के जो ना टाइम पीरियड के साथ में जैसे टाइम निकलता गया तो उसमें परिवर्तन भी होते गए, बजाने के तरीके में भी परिवर्तन होता गया। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो जैसे एग्जाम्पल से बताया गया कि रुद्र वीणा का निर्माण कम व सितार का निर्माण अधिक संख्या में हो रहा है आज के टाइम में, तथा सितार वादकों की संख्या भी अधिक है। यह स्थिति पुराने सुशीर, अवनद व घन वाद्यों की भी है। पुराने टाइम में अलग अपने वाद्य थे, उनको बजाने वाले, उनके बजाने की टेक्निक, उनके वाद्य के स्टाइल, उनका स्ट्रक्चर जो भी था वो अपने हिसाब से था। आज के टाइम में जो चीज है वो बदल के वे आज के जो जनसाधारण की रुचि के अनुसार उन्होंने अपना स्वरूप लिया हुआ है और लोग उनका संगीत का आनंद लेते हैं और उनका क्या नाम है गायन वादन उसके अनुसार अपने इच्छानुसार मतानुसार चीजें की करते हैं। वो बोले तो राग में बांध करके, नियमों में स्थिर होकर के, है ना। तो ये सब चीजें होती है। तो पहले टाइम में और आज के टाइम में कैसे कैसे चेंजमेंट हुए, वाद्यों में परिवर्तन हुआ, है ना, और उनके ये सब चीजें मैं बता चुका। आगे इसमें बताया गया है कि वैदिक काल में वाद्य यंत्रों का विकास, तो वैदिक जो टाइम पीरियड था उसमें विकास किस तरह से हुआ। तो वैदिक काल में वीणा के अनेक नाम थे, जैसे महती, पिनाकी, कात्यायनी, रावणी, कच्छपी, कुंजिका आदि। तो उस समय तक वीणा की जो बनावट और आकार प्रकार या तंत्रिकाओं की जो संख्या है, तारों की जो संख्या है आदि के हिसाब से इसके अनेक प्रकार विकसित हो चुके थे। तो शततंत्री वीणा मतलब कि इसमें 100 तार होते हैं। शततंत्री का मतलब ये होता है। कांड वीणा, पिछोला, कर्कटिका, अलाबू, बिक्री आदि ये सब वीणाओं के नाम है। तो यजुर्वेद कालीन यज्ञों में ऋग्वेद की तरह ही सामगान आवश्यक था। इसी काल में हाथ से ताली देने का प्रचलन था। तो हाथ से ताली देने का प्रचलन कब से शुरू हुआ? यजुर्वेद काल से। ठीक है। अथर्ववेद काल में नाराशंसी गाथा के अतिरिक्त रैंप जैसे लौकिक यानी देसी संगीत प्रचार में आया। तो देसी संगीत प्रचार में किस समय पे आया? अथर्ववेद में। इन चारों वेदों के बारे में मैं करवा चुका आप लोगों को। जो ये हमारी 6 यूनिट आई थी ग्रंथों वाली, उसमें ये सब चीजें हो चुकी है। हरिवंश पुराण में 7 स्वरों के साथ में ग्राम रागों, 3 सप्तक, मंद्र, मध्यतार, मूर्छना, नृत्य, वीणा, दुर्दुर व पुष्कर वाद्यों का वर्णन है। तो ब्रह्म महापुराण में नर्तकों के लिए कथक शब्द का प्रयोग मिलता है। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। कथक शब्द की चर्चा जो है सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलती है, कहाँ मिलती है,
क्यों मिलती है ना, शुरुआत कब से हुई थी, तो ये सब चीज़ मैं वहाँ करवा चुका आपको 6 मिनट में। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप जा करके पहले वो लेक्चर अटेंड करें। उसके बाद अगर आप बीच में कोई भी क्लास मिस कर देते हैं, उसके बाद आगे आके जब क्लास आप अटेंड करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज आती है जिसमें मैं लगभग हर लेक्चर में ये बोलते हुए चल रहा हूँ कि इसमें से ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके थे पहले, तो वो चीज जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बड़ी आसान हो जाती है, समझना भी उनके लिए आसान हो जाता है। तो जब भी आप क्लास देखें, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, तो उससे पहले आप एक काम यह सुनिश्चित कर ले कि जो पहले की जो क्लासेज हो चुकी हैं एटलीस्ट उन सभी को आप देख लें, जिसमें से मैं फालतू के लेक्चर कोई नहीं देता, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम से रिलेटेड उन्हीं चीजों को मैं निकाल करके यहाँ लेके आता हूँ, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, लेक्चर देता हूँ। तो और आप लोग उसको सुनते भी हैं और काफी लोग जुड़े भी हुए हैं, अच्छी बात है। और धीरे धीरे करके आप लोग शेयर करिएगा ताकि नीडेड पर्सन है उन तक हमारी वीडियोज पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीछे क्लासेस हो चुकी है उनको भी आप अटेंड करें ताकि अगली क्लास में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको समझने में कठिनाइयां ना हो, क्योंकि वो चीजें आप पहले भी कर चुके होंगे। अब मैं वापस से यहाँ पे रिपीट करवाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो ये फिर आप लोगों का भी टाइम ज्यादा खराब होएगा। मैं नहीं चाह रहा कि टाइम आपका ज्यादा जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में ज्यादा चीजें आप लोग कवर कर पाए। और इसके साथ में ही फिर हम वापस अपने लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। इसमें आगे क्या बताया गया है कि संगीत के लिए रामायण और महाभारत काल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। रामायण काल को संगीत का स्वर्ण काल कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में संगीत की सर्वव्यापकता थी। तो इस काल में रावण तथा मंदोदरी उत्कृष्ट संगीतज्ञों में से थे। इस काल में दोनों प्रकार की गायन शैलियां कौन सी, गांधर्व व देसी, यह प्रचलित थी। रामायण में भेरी, घट, डिमडिम, आडंबर तथा वीणा आदि का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ये सब चीजें भी हम कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है कि मृदंग का विकास महाभारत काल से माना जाता है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि मृदंग का जो टाइम पीरियड है या विकास है वो किस समय से माना जाता है, महाभारत काल से। तो महाभारत काल में महान वंशी वादक श्री कृष्ण जी हुए हैं। इसी काल में अर्जुन एक महान वीणा वादक थे। वाद्य यंत्रों के रूप में वेणु, मृदंग, शंख, झरकार, तुरी, भेरी, पुष्कर, घंटा, नूपुर, पराह, दुमदुभी, विभिन्न संख्यक, तंत्री युक्त वीणा इत्यादि वाद्यों का वर्णन हमें यहाँ प्राप्त होता है। आगे इसमें फिर हमारा टाइम पीरियड आ जाता है भरत का। तो भरत, पाणिनि, पतंजलि, कौटिल्य, भास या शूद्रक ने उस समय के वाद्यों तथा उनकी वादन कला पर अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। प्राचीन काल में वाद्यों के सामूहिक वादन को क्या कहा गया है, तूर्य। ये ऑर्केस्ट्रा वाली जो क्लास थी हमारी उसमें मैं करवा चुका, जो वाद्य वृंद का जो लेक्चर लिया था उसमें आप वहां से जाकर के इस चीज को डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि भरतकृत नाट्य शास्त्र में चारों प्रकार के वाद्यों का पूर्ण उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कालिदास के मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि काल ग्रंथों में भी संगीत तथा वाद्य यंत्रों के बहुत से प्रकार या प्रयोगों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। बौद्ध व जैन काल में भी विभिन्न प्रकार की वीणाएं प्रचलित थी, जैसे वल्लकी, भावरी यानी भ्रामरी, षड भ्रामरी, कच्छहनी यानी इसको कच्छपी वीणा भी बोलते हैं, भंबा व डिंडिप आदि अवनद वाद्यों का प्रचार उस समय था। इस समय बौद्ध और जैन काल के टाइम पीरियड में। तो इसमें प्राचीन ग्रंथों में वीणा के कई नामों का उल्लेख हमें मिलता है तथा वाद्य यंत्रों में वीणा के कई प्रकार प्रचलित है। ये सभी वीणाएं मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवा दूंगा। तो गोड़ जेवर देख लेते हैं क्या क्या नाम थे। गोड़ तालुक वीणा, कांड वीणा, विपंची वीणा, चित्रा वीणा, महती वीणा, किंद्री महती वीणा, त्रितंत्री वीणा, सहतंत्री वीणा आदि। उसके बाद हमारा आ जाता है मध्यकाल में वाद्य यंत्रों का विकास। इसमें बस 1-2 पेज होंगे। उसके बाद हमारा आधुनिक काल, उसमें भी 2-4 पेज होंगे, 2-3 पेज। उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि मध्यकाल में वाद्य यंत्रों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। कई वीणाओं का आविष्कार इस समय पे हुआ है तथा कुछ पुरानी वीणाओं में संशोधन भी हुआ। तो पहले की वीणाओं में संशोधन करके नई वीणाएं यहाँ पे बनी।
लेकिन पंडित सारंग देव के संगीत रत्नाकर में बहुत सी वीणाओं तथा अन्य वाद्यों का वर्णन हमें मिलता है। संगीत रत्नाकर के काल में 19वीं शताब्दी के मध्य तक वाद्यों का विकास होता रहा। संगीत रत्नाकर का काल कौन सा था? 13वीं शताब्दी ना, तो 13वीं शताब्दी से लेकर के और हमारा कौन सा 19वीं शताब्दी तक वाद्यों का विकास होता रहा। और इस अवधि में रुद्रवीणा, रबाब, स्वरमंडल प्रमुख रूप से प्रचलित रहे हैं। साथ ही त्रितंत्र वीणा, पिनाकी वीणा, रावणास्त्र वीणा और सारंगी का भी प्रचलन रहा है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है आधुनिक काल में वाद्य यंत्रों का विकास। इसमें क्या बताया गया है कि आधुनिक काल में संगीत और वाद्यों का विकास अलग प्रकार से हुआ। तत्वाद्यों के विकसित रूप में जो वीणा से उत्पन्न माने गए हैं या प्रचलित है, तो इसी प्रकार सुशीर तथा घन वाद्यों का भी विकास होता चला आया है। इस काल में संगीत घरानों का जन्म हो चुका था तथा वाद्यों में सितार, वीणा, सरोद, बांसुरी, शहनाई, वायलिन, संतूर, सारंगी, तबला, पखावज, गिटार, विचित्र वीणा, हारमोनियम आदि की स्वतंत्र वाद्य प्रणाली का आरंभ हुआ एवं इनका क्या हुआ? विकास हुआ। तो आधुनिक काल का टाइम पीरियड कब से माना जाता है? 18वीं शताब्दी। ठीक है, लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी का हमारा आधुनिक काल का टाइम पीरियड जब माना जाता है, तो इस टाइम पीरियड में कौन कौन से वाद्य आए थे, जिसमें से मैं एक दो वाद्य के ऊपर खासकर नजर डालना चाहता हूं। एक तो सितार और एक तबला। इनके बारे में अक्सर बोला जाता है कि इनका जो विकास है या इनकी उत्पत्ति जो है वो किसने की थी? अमीर खुसरो ने। और बिल्कुल की होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि ये चीज मैंने भी पढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक ही चीज को लेकर के डाउट होता है कि अमीर खुसरो का जन्म जो टाइम पीरियड था वो 11वीं शताब्दी था। ठीक है, लेकिन सितार और तबला किस टाइम पीरियड में आए? 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो अब ये मेरे को समझ में नहीं आता कि इन्होंने इन वाद्यों का आविष्कार कैसे किया होगा। लेकिन 17वीं शताब्दी जो है, इससे पहले किसी भी ग्रंथ में या किसी भी ग्रंथकार के या कहीं पे भी सितार और तबले का वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता है। तो 11वीं शताब्दी की बात तो बहुत दूर की बात है। चलिए, खैर किया होगा, मान लेते हैं, बुक में लिखा है। तो आगे इसमें क्या दिया है? वाद्यों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस प्रकार से है? जो 4 कैटेगरी जो हमारी होती है वाद्यों की, तत्, अवनद, घन, सुशीर, उसी को लेकर के वर्गीकरण किया गया। तो क्या है इसमें कि वाद्य यंत्रों का निर्माण संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन से किया जाता है। वाद्य यंत्रों द्वारा लयबद्ध रूप से मधुर संगीत में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति एवं उनका विकास हुआ। इन सभी प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों को आधार मानते हुए भारतीय संगीत के वाद्यों को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। तो 4 प्रकार कौन से हैं? पहला हमारा आ जाता है तत्वाद्य। तो क्या है? तत्वाद्य वे होते हैं जिसमें तंत्री के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जिसमें तार वाले जो वाद्य होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? तत्वाद्य में। ये ध्वनि स्वर उत्पन्न करते हैं। तो तत्वाद्यों को ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से भी 2 भागों में विभाजित किया है। कौन सा? तंत्र पर आघात करके और दूसरा तंत्र पर घर्षण करके। ये दोनों चीजें मैं आपको लोगों को बता चुका था पिछली क्लासेज में भी। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया है कि मध्य वर्ग के अंतर्गत सितार, सरोद तथा विभिन्न प्रकार की वीणाएं, तानपुरा, संतूर आदि वाद्य यंत्र होते हैं। इन्हें केवल अंगुलियों के प्रहार करके, ठीक है, या लकड़ी इत्यादि से प्रहार करके बजाते हैं। जैसे कि सितार हम बजाते हैं मिजराब से, तो क्या कर रहे हैं? प्रहार करके, स्ट्रोक लगा के बजाते हैं। तो यानी जो स्ट्रोक लगा के बजाने वाले वाद्य ये हो गए, घर्षण करके नहीं, रगड़ कर बजाने वाले वाद्य ये हो गए। तो इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। इसमें आगे दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत सितार और विभिन्न प्रकार की वीणाओं पर मिजराब से प्रहार करते हैं और सरोद के तार पर जवा से प्रहार करते हैं तथा संतूर पर लकड़ी से प्रहार करते हैं। बिल्कुल ये प्रहार करके नहीं, आघात करके बजाने वाले वाद्य आ गए, ये पहली कैटेगरी के हो गए।
उसके बाद में दूसरी कैटेगरी का हमारा है जो रगड़ के या घर्षण करके बजाए जाते हैं, जबकि घर्षण से ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्यों में तार पर गज से रगड़कर ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, जैसे इसराज, सारंगी, वेला या बेला। ठीक है, बेला। तो बेला कौन सा वाद्य होता है? वायलिन। तो इसको ध्यान रखना, वायलिन का दूसरा नाम क्या है? वेला, सॉरी बेला। इसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है कि स्वर को उत्पन्न करने की दृष्टि से भी इन्हें दो भागों में बांटा गया है। अब स्वर को उत्पन्न करने की दृष्टि से दो भाग कौन से? पहला है पर्दे वाले वाद्य जैसे सितार, इसराज, और दूसरा कौन सा आ जाता है कि बिना पर्दे वाले वाद्य जैसे सरोद, तानपुरा, स्वरमंडल। क्लियर? उसके बाद अगला था घन वाद्य। घन वाद्य में क्या बताया गया है कि घन वाद्य ऐसे थाप यंत्र होते हैं जिनमें किसी ठोस वस्तु पर आघात करके उनमें कंपन किया जाता है। तो घन वाद्यों के अंतर्गत निम्नलिखित वाद्य यंत्र आते हैं जैसे झांझ, मंजीरा, करताल, काशतरंग, मोरचंग आदि। यानी मंदिरों में घंटा आप लोगों ने देखा होगा, जो घंटी बजाते हैं मंदिर के अंदर घंटा बोलते हैं, तो उसके अलग अलग साइज मिलते हैं, वो भी घन वाद्य के अंतर्गत आता है। पियानो का आपने नाम सुना होगा, पियानो भी घन वाद्य के अंतर्गत आता है ना। आप उसको तत्वाद्य के अंतर्गत मत ले लेना, वैसे तत्व में भी वो आ सकता है, लेकिन घंटियां समूह उसमें होती है तो उसमें प्रहार करके चीजें बजाई, जो स्वर निकाले जाते हैं, तो उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती है पियानो में भी, तो वो तत्वाद्य के अंतर्गत भी आ जाता है, लेकिन उसको घन के अंदर मानते हैं। तो उसके ऊपर जब स्ट्रोक लगता है, कोई गोल एक छड़ी सी होती है, जब वो इन तारों के ऊपर टिकती है तो इस मधुर ध्वनि निकलती है पियानो के अंदर। क्लियर? तो इसमें बताया गया है कि ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से घन वाद्यों को फिर से दो भागों में बांट देते हैं। कौन सा? पहला है, पहले वर्ग के अंतर्गत ऐसे वाद्य यंत्र आते हैं जिसमें किसी वस्तु जैसे लकड़ी की डंडी पर प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है ना। यानी लकड़ी की डंडी से प्रहार करके नहीं, मेन बात यह आ जाती है प्रहार करके बजाने वाले कौन से होते हैं? जल तरंग, नल तरंग, काश तरंग, घंटा आदि प्रहार करके बजा रहे हैं। अब दूसरी कैटेगरी में कौन से वाद्य आ जाते हैं? इसके अंतर्गत ऐसे वाद्य आ जाते हैं जिसमें वाद्यों के दो या दो से अधिक भाग होते हैं जिनको आपस में टकराकर या ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे घुंघरू, झांझ, करताल, मंजीरा आदि। क्लियर? तो स्वर उत्पन्न करने की दृष्टि से पुनः इसे दो वर्गों में बांट दिया जाता है। पहला वर्ग है ऐसे वाद्यों का जिसका प्रयोग गीत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे जल तरंग, काष्ठ तरंग, नल तरंग, शीश तरंग आदि। दूसरे वर्ग ऐसे वाद्यों का है जिसमें वादन के समय उनकी तारता में अंतर नहीं लाया जा सकता है, जिसका प्रयोग ताल दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे मंजीरा, करताल, घटम, मुरचंग आदि। और मुरचंग जो है वो आपका किस कैटेगरी का वाद्य आ जाता है? घन वाद्य का। ठीक है, वो वैसे तो ये मुरचंग सुशीर में भी आ जाता है, तत् में भी आ जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के लेक्चर में। मुरचंग के बारे में डिटेल से हम देखेंगे क्योंकि ये कोर्स में दिया भी हुआ है मुरचंग। तो देखेंगे मुरचंग जो है वो मुंह से फूंक देकर के बजा जाता है, उसके अंदर तार भी लगा होता है, तो वो तत्वाद्य के अंतर्गत भी आ सकता है और ये घनवाद्य में भी है। तो वैसे घनवाद्य में ही माना गया है। तो सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें वायु के द्वारा कंपन उत्पन्न की जाती है। सुशीर वाद्यों के अंतर्गत आने वाले वाद्य जैसे बंसी, शहनाई, सुंदरी, नादस्वरम, हारमोनियम, क्लैरनेट आदि। तो क्या है कि इसके अंतर्गत आने वाले वाद्य यंत्रों को ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। दो वर्गीकरण कौन से है? पहला तो है प्रथम वर्ग के अंतर्गत वादक अपने मुख से वाद्य यंत्र को वायु को संचारित करता है। ठीक है, तो यानी वादक जो है अपने खुद के मुख से आवाज देता है, वायु देता है, तब वो वाद्य बजता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वाद्य आ जाते हैं? बांसुरी, शहनाई, नादस्वरम आदि। और दूसरी कैटेगरी में कौन से वाद्य आ जाते हैं इसमें कि इसके अंतर्गत वाद्य यंत्रों में ध्वनि का प्रवेश वादक अपने मुख से ना करके किसी यंत्र से वायु का प्रवेश कराते हैं, जैसे आर्गन, एक्कॉर्डियन, हारमोनियम। जैसे हारमोनियम को हाथ से ऐसे दबाते हैं ना पीछे वो खोल करके उसका, तो वो नेचुरल हवा उसके अंदर जाती है, ना कि वादक अपने मुख से डालता है उसमें।
तो ये दूसरी कैटेगरी के वाद्य आ जाते हैं। तो इसी में क्या बताया गया है कि सुशील वाद्यों को स्वर उत्पन्न करने की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा आ जाता है इसमें कि प्रथम वर्ग में ऐसे वाद्य यंत्र आ जाते हैं जिसमें स्वर उत्पन्न करने के लिए वादक अपनी अंगुलियों से सीधे छिद्रों को खोलता है और बंद करता है। इसके अंतर्गत शहनाई, नादस्वरम, बांसुरी आदि आते हैं। और दूसरे कैटेगरी का कौन सा आ जाता है ऐसे वर्ग वाद्य यंत्र जिसमें छिद्रों को बंद करके खोलने के लिए चाबियां लगी होती है, जैसे क्लारनेट, सैक्सोफोन इत्यादि। ये हमारा अवनद लास्ट पार्ट बचता है। इसके बाद ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से हम अपने अवनद वाद्य को भी देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि अवनद वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तने हुए चमड़े में कंपन उत्पन्न कर ध्वनि निकाली जाती है। तो अवनद वाद्यों के अंतर्गत विभिन्न वाद्य यंत्र आते हैं, जैसे तबला, पखावज, ढोलक, दक्षिण भारतीय मृदंगम, तबील आदि। तो अवनद वाद्य यंत्रों को ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी ध्वनि उत्पन्न करने की दृष्टि से। तो पहला कौन सा जाता है, पहले वर्ग में ऐसे वाद्य यंत्र आते हैं जिसमें वादक अपनी नग्न अंगुली का प्रयोग करते हैं, यानी नग्न मतलब कि नाखून या अंगुली का प्रयोग करते हैं, जैसे पखावज, ढोलक, नाल, खोल, धुक्कुर, मृदंगम आदि। और दूसरी कैटेगरी में कौन से वाद्य आते हैं कि ऐसे वाद्य का प्रयोग इसमें किया जाता है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए लकड़ी या किसी छड़ी का प्रयोग होता है, जैसे तबील, चंडा, ताशा इत्यादि। तो स्वर उत्पन्न करने की दृष्टि से अवनद वाद्यों को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करने पे था, दूसरा हमारा स्वर उत्पन्न करने के ऊपर है। तो स्वर उत्पन्न करने पर कौन से दो कैटेगरी फिर से बांट दी इनकी कि पहले वर्ग में ऐसे वाद्यों को रखा है जिसको इच्छानुसार स्वर में मिलाते हैं, जैसे तबला, मृदंग, पखावज और आदि। और दूसरी जो कैटेगरी है इसमें ऐसे वाद्य हैं जिसमें किसी खास स्वर में मिलाने की सुविधा नहीं होती, जैसे चंडा, ताशा, धुक्कुर इत्यादि। तो वर्तमान में ऐसे वाद्य भी निर्मित हो चुके हैं जिनका उपयोग चार वर्गों के मूल सिद्धांतों से तालमेल नहीं बैठता, लेकिन फिर भी इन वाद्यों को किसी न किसी लक्षण के आधार पर इन्हें चार वर्गों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने मूर्छंग बताया था आप लोगों को। मूर्छंग जो है अपने ओठों में दबा करके हवा दे करके फिर उसको बजाया जाता है। तो हवा देंगे तो इसका मतलब फिर तो वो सुशीर में भी आ गया। अब उसके बीच में एक स्ट्रिंग लगी होती है, तार लगा होता है एक मोटा सा, उसको हिला करके बजाते हैं तो वो मतलब कि क्या बोलते हैं, तत् में भी आ जाता है। अब उसको रखा हुआ है घन में, क्योंकि घंटी समूह यानी आघात करके बजाते हैं, उस तार को आघात करते रहते हैं, है ना। तो ये घन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए वो किसी में भी देखे जाए तो सभी में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको किसी न किसी एक में रखा हुआ है जैसे कि घन। तो वही बात यहाँ पे बोली है कि अलग अलग कैटेगरी के ऐसे वाद्य आ गए हैं कई प्रकार के, लेकिन उन वाद्यों को ना किसी लक्षण के आधार पर उन्हें चार वर्गों में विभाजित कर ही देते हैं। और वैसे तालमेल नहीं बैठता उनका, लेकिन फिर भी कर देते हैं। भारतीय संगीत के इतिहास में नए वाद्यों के उपरोक्त नए वर्गीकरण के लिए भी दो प्रमाण दिखाई पड़ते हैं, किंतु उन्हें अधिक महत्वता नहीं दी गई है। तो नारद ने संगीत मकरंद में वाद्यों को निम्न 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है नखज, वायुज, चर्मज, लोहज, शरीरज। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर भी मैंने ये वाले पॉइंट करवा दिए थे आप लोगों को। नहीं अगर किया है तो आप वहां जा करके उन क्लासेस को देख लें। मोटा मोटा अगर फिर से बता देता हूँ। नखज मतलब कि नाखून या अंगुली से बजाने वाले वाद्य। वायुज, वायु दे करके बजाने वाले। चर्मज, चमड़े से बजाने वाले वाद्य, चमड़े के बने वाद्य से ढोलक, तबला ये सब हो गया। वायुज वाले में फ्लूट वगैरह आ जाता है। लोहज में यानी जो एक लोहज के अंदर जैसे स्ट्रिंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट हम ले लेते हैं, जैसे तार, सरोद, सारंगी, वायलिन। ये लोहज यानी स्ट्रिंग जो है वो लोहे की होती है। और शरीरज ये हमारा कंठ हो जाता है। तो आगे इसमें क्या बताया कि नारद ने इसे पंच महावाद्यानी की संज्ञा भी दी है। इन पंच महावाद्यानी इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि क्या होता है। और वही चीज यहाँ पे पंच महावाद्यानी जो है, ये 5 नाम यहाँ पे आ गए। इनके बारे में भी मैंने बताया था। तो अगर नहीं याद है तो वापस ये लेक्चर देखना। स्टार्टिंग में मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को।
तो इसमें आगे क्या बताया गया है कि वीणा आदि वाद्य जो है नखजे। फिर से एक बार इसमें ये मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि जो पिछली क्लासेज में जिन्होंने कर लिया था तो अच्छी बात है, नहीं किया था या भूल गए करने के बाद तो फिर एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, मोटा मोटा मैंने समझा रखा है। तो वीणा आदि जो वाद्य नखज में आ जाते हैं, वंशी वाद्य जो वंशी यानी बांसुरी वगैरह जो है वो वायुज में आ जाती है, मृदंग जो है इस तरह के वाद्य चर्मज में आ जाते हैं, ताल वाद्य जैसे मंजीरा आदि जो है वो लोहज में आ जाते हैं, कंठ वाद्य है शरीरज यानी शरीर में हमारा जो कंठ होता है वो शरीरज में आ जाता है। इनमें से एक की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, बाकी शेष 4 मानव द्वारा निर्मित है। इसके उपरांत दतिल और भरत ने वाद्य यंत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, अतः अवनद घन और सुशीर अवनद घन और सुशीर। तो विभिन्न मतों के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि जिन लोगों ने कंठ संगीत को वाद्य ध्वनि की अंतर्गत लिया है उन्होंने कंठ ध्वनि को वाद्य से अलग रखा, अतः वो वाद्य यंत्रों को 4 वाद्यों में वर्गीकृत मानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई थिंक यहाँ पे आपका लेक्चर हो गया फिनिश। और अब आप लोग जो हैं अच्छी क्लास आज की हुई, मेरे को भी अच्छा लग रहा है क्लास लेकर के, कुछ नई चीजें आप लोगों को आज सीखने को मिली है। इसी के साथ में मैं यहाँ क्लास ओवर करने से पहले आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि हमारा यूजीसी नेट एनटीए के द्वारा आयोजित जो परीक्षा है नेट जेआरएफ के लिए, उसी के रिगार्डिंग हमारी यही क्लासेस चल रही है। तो इसी में हमारा कोर्स जो है पिछले वाले बच्चों का बस जल्दी फिनिश होने वाला है, लगभग 20-22 तारीख के आसपास जुलाई को। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं, जो नए लोग हैं जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं ली हैं, नहीं देखी है, तो वो हमारा क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर के वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब ऑफलाइन क्लासेज यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन जो क्लासेज पिछली क्लासेज हो चुकी हैं उसमें काफ़ी क्लासेज जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी जो यहाँ पे रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिनको 3 महीने हो गए लगभग, और उन जिनका कोर्स खत्म होने वाला है, उन बच्चों ने वो क्लास वहाँ पे अटेंड की है। और जो नए लोग आने के लिए तैयार हैं, जो आना चाहते हैं, तो वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे संपर्क करके इस बारे में बता सकते हैं। तो डेफिनेटली उनको पूरी हेल्प की जाएगी, और उनके साथ में उनको टेस्ट सीरीज वगैरह और उनके डाउट सेक्शन सोमवार से शनिवार तक क्लासेस चलेंगी रेगुलर, और संडे को डाउट सेक्शन रखा जाएगा। उसी के साथ में आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी की जाएगी। इसी के साथ में क्रैश कोर्स के अलावा हमारा एनवीएस और यूपीटीजीटी को लेकर के क्लासेस हमारी शुरू होने वाली है। तो कुछ क्लासेस जो हैं हो चुकी है, कई लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, और प्रॉपर तरीके से क्लासेज 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो आप लोग थोड़ा सा वेट कर ले, मैं अभी जेआरएफ वाला सिलेबस कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा ध्यान आप लोगों के ऊपर देता हूँ, और सारी क्लासेज हम धीरे धीरे आराम से कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ।